गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो है 10th क्लास की हिंदी पद्यखंड का जो 9वां पार्ट है अपना ऋतुराज का लिखा हुआ है, कन्यादान हमारी कविता का नाम है, वो आज हम पढ़ेंगे। इनका जन्म, ऋतुराज जी का जन्म 1940 में हुआ। ठीक है, तो इनकी बात करते हैं ऋतुराज जी की। इनका जन्म 10 फरवरी सन 1940 को भरतपुर में हुआ था, हमारे राजस्थान में। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्त होकर यानी रिटायरमेंट हो चुके हैं वो, और जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह उनके प्रकाशित हो चुके हैं। कितने हो गए? 8। ठीक है, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखारबिंद प्रमुख है। उन्हें सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पैल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। ये इनकी उपलब्धियां हैं। तो ये इनका जन्म भरतपुर में हुआ 1940 में। अभी जयपुर रह रहे हैं। इनके नाम, इनकी रचनाओं के नाम, और उसके बाद में आपको नोट करने हैं इनके सम्मान, इनकी उपलब्धियां जो इनको मिली। मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभवों का यथार्थ है और वे अपने आसपास के रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक विसंगतियों और विडंबनाओं पर गहरी निगाह डालते हैं। ऋतुराज जी की ये मुख्य विशेषता है। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। उनकी भाषा जो है और उनका जो परिवेश है लोक जीवन से जुड़ा हुआ है। पाठ परिचय की बात करते हैं हम यहाँ पर। कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। कन्यादान नाम सुना है, जब हमारे घर में बहन की या बेटी की शादी होती है तो माता पिता के द्वारा उसको कन्यादान दिया जाता है। वैसे तो कन्यादान का मतलब ये होता है भाई कन्या का ही तो दान दे रहे हैं। एक जो अपरिचित होते हैं, जो जिनको हमारी बहन या जो हमारी घर में जो भी सिस्टर है उसकी शादी होती है, वो हमारे माँ बाप के घर पे रहती है 18-20 साल, 22-24 साल, जब भी उसकी शादी होती है उसके बाद में वो ऐसे घर में जाती है जहाँ वो पूरी तरह से परिचित नहीं होती है। उनके वहाँ के रहने वाले लोगों के स्वभाव के बारे में परिचित नहीं होती है, वहाँ का जो है माहौल कैसा है, वातावरण कैसा है। लेकिन फिर भी हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है, फिर भी एक माँ अपनी बेटी का कन्यादान करती है और वो जाती है। लेकिन अभी क्या हो रखा है, कन्यादान का विकृत रूप हो गया। अब कन्यादान का मतलब हो गया कि बेटी को दिए जाने वाला दहेज कन्यादान के रूप में आ गया। तो बेटी को क्या क्या दहेज दिया जा रहा है। तो ये हमारी एक जो है समाज के लिए हानिकारक भी है, विसंगति भी है। दहेज लेना और देना दोनों कानूनी अपराध भी है, लेकिन फिर भी लोग चोरी छिपे दहेज देते हैं और दहेज लेते भी हैं। ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो दहेज नहीं लेने का ढिंढोरा पीटते हैं और समाज में बदलाव का जो है बदलाव की बात करते हैं। और कब हम समाज के जो हैं मतलब पटेल हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो खुद भी कुछ नहीं करते हैं। देखो, कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं। ये आदर्श के मुखौटों में बंधन होते हैं। कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। कोमलता का गौरव होता है, एक मानी जाती है जो लड़कियां होती है वो सॉफ्ट हार्ट होती है, उनका हृदय कोमल होता है। एक हमारी माँ का हृदय भी कोमल होता है, लेकिन उस कोमलता के पीछे कमजोरी समझ ली जाती है उसकी कि एक अगर लड़की वापस जवाब नहीं दे रही है तो ये मान लिया जाता है वो कमज़ोर है, कोमल है। ये गलत है। लड़की जैसा न दिखाई देने में इसी आदर्शीकरण का एक प्रतिकार है कि लड़की है ना, लेकिन लड़की जैसा मत दिखाई देना, यानी लड़की जैसे आप जो है गुण नहीं होने चाहिए। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की सहेली होती है। देखो, बेटी जो होती है अपनी माँ से ही अपनी बात शेयर करती है, साझा करती है और अपने दुख सुख की हर बात वो माँ को ही बताती है। ठीक है, तो जिस प्रकार एक बेटा अपने पिता को बताता है, उसी प्रकार एक बेटी अपनी माँ को बताती है। इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है, इसलिए बेटी को अंतिम पूंजी कहा जाता है। अंतिम पूंजी है। एक कविता में कोरी भावुकता नहीं है, बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज की गहरी संवेदना जो है अभिव्यक्त हुई है। ऋतुराज जी जो है हमारे भरतपुर के रहने वाले हैं, राजस्थान के। ठीक है,
गहरी संवेदना यहाँ पर जो है अभिव्यक्त हुई है। एक कन्यादान कविता के माध्यम से उन्होंने हमें ये मैसेज दिया है, एक संदेश दिया है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति में जो क्या आदर्श होते हैं, क्या हमारी जो है मायने रखती है माँ, बहन, बेटी। ठीक है, तो ये है, पाठ में आ जाते हैं हम। हाँ, देखिए कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यानी एक माँ के लिए कितना प्रामाणिक दुख होता है कि जब लड़की को वो दान में दे रही है तो उस समय एक माँ को ये लगता है, माँ पिताजी, माता पिताजी सबको लगता है कि ये शायद उसकी अंतिम पूंजी है, क्योंकि अब बेटी जा रही है, अब उसकी अंतिम पूंजी उसके घर से जा रही है। क्योंकि पैसा मायने नहीं रखता, परिवार का सदस्य मायने रखता है। जो हमारे साथ 20 साल 22 साल हमारी बहन हमारे पास रहती है और जब उसकी शादी हो जाती है, वो ससुराल चल जाती है, तो हम भी कितना दुखी हो जाते हैं। हम भी यही मानते हैं कि हमारी अंतिम पूंजी थी। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। लड़की इतनी सयानी नहीं थी, इतनी ज़्यादा चतुर नहीं हुई थी वो, पर इतनी भोली सरल थी, और इतनी भोली थी, इतनी सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था कि सुख क्या होता है, लेकिन उसे दुख बांचना नहीं आता था कि दुख क्या होता है। क्योंकि एक लड़की, एक बहन, एक बेटी हमारे घर में, माता पिता के घर में जब रहती है तो कोई भी माता पिता उसको किसी भी तरह का दुख नहीं आने देते हैं। चाहे माँ बाप गरीब ही हो, लेकिन फिर भी उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, और वो अपनी माँ से और अपने पिताजी से कहकर भी जो है अपनी इच्छाएं, अभिलाषाएं, इसकी जो मांग, डिमांड होती है वो पूरी की जाती है। तो उसे दुख बांचना नहीं आता था। पाटिका थी वे धुंधले प्रकाश की, कुछ तर्कों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। वह तो बेचारी पाटिका थी, धुंधले प्रकाश की थी, जो धुंधला प्रकाश है, कुछ तर्क आते थे उसको, कुछ लयबद्ध पंक्तियां ही उसको आती थी, बाकी ज़्यादा वो सयानी नहीं हुई थी। यानी उसको दुनियादारी की या समाज की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, ज़्यादा उसको ज्ञान नहीं था। ठीक है, माँ ने कहा पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियाँ सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। माँ ने उसे कहा कि पानी में झाँककर कभी भी अपने चेहरे पर आकर्षित मत होना, अपने चेहरे पर मत रीझना, अपने चेहरे पर मोहित मत हो जाना। आग जो है रोटियाँ सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं है। आग रोटियाँ उस पे आग पे सेकी जाती है, न कि जलाई जाती है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भरमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के, और वस्त्र वे, ये आभूषण वे, एक शाब्दिक भरम है, शब्दों के ये भरम है, और ये स्त्री जीवन की क्या है, बंधन है। क्योंकि स्त्री जीवन में जो है वस्त्र मायने रखते हैं, आभूषण मायने रखते हैं। एक लड़की की जब शादी होती है तो उसको उस मर्यादा में वहाँ पर रहना पड़ता है, वहाँ पे ससुराल वाले जो चाहते हैं वो वही आभूषण पहनने पड़ते हैं, और उसका जो है ड्रेस कोड भी आपको पता है चेंज हो जाता है। ठीक है, और ये जो है स्त्री जीवन के क्या है, बंधन बताए गए हैं, क्योंकि ये तो स्त्री जीवन के बंधन है। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ ने कहा लड़की तो रहना तुम, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना, यानी लड़की जैसी कोमलता या सरलता नहीं रखनी है, क्योंकि वहाँ तू दूसरे घर में जा रही है तो तुझे उस घर के नियम, कानून, कायदे, मर्यादाएं, बंधन उसमें रहना है, उनकी सबकी जो है देखभाल करनी है, उनकी हर बातें आपको माननी है, और परिवार के जो संस्कार है अब वही संस्कार तुझे वहाँ पर अपनाने हैं। ठीक है, तो ये पाठ जो कन्यादान था, ये ज़्यादा बड़ा पाठ नहीं था, छोटा ही पाठ है। ठीक है, तो ये कन्यादान पाठ जो आगे देखिए क्वेश्चन आंसर में, कवि ने अंतिम पूंजी किसे बताया है, लड़की को बताया है। ठीक है, दुख बांचना किसने आता था, ये भी आपको बताया है, लड़की को बताया है दुख बांचना। ठीक है ना, आपको केवल मेरी लैंग्वेज है वो आपको समझ में आनी चाहिए,
लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है, ठीक है, इसी मुझे ऐसा है। अब आपको क्वेश्चन आंसर जो है वो कौन कौन से करने हैं ये बता देता हूँ मैं। अति लघु प्रश्न जो है उसका तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा आपको क्वेश्चन आंसर जो है आपको कॉपी में करने हैं। लघु उत्तरात्मक प्रश्न है उसका 7वां, 8वां, 9वां ये क्वेश्चन आंसर, 10वां ये क्वेश्चन आंसर भी आपको कॉपी के अंदर करने हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं जो ये गद्य खंड का 9वां पाठ था, ऋतुराज के द्वारा लिखा हुआ कन्यादान, हमारी भारतीय संस्कृति का एक मुख्य, आप भी सुनते हैं इस बात को, कन्यादान क्या होता है उसके बारे में आप भी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद में ये हमारी जो लघु उत्तरात्मक प्रश्न है इसका आपको 7वां करना है, 8वां करना है और 9वां करना है, 10वां छोड़ देना आप। निबंधात्मक जो क्वेश्चन है इसमें 12वें क्वेश्चन में देखिए निम्नलिखित पंक्तियों की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। निम्नलिखित पंक्तियां जो है, माँ ने कहा पानी में झांक कर, जलने के लिए, यानी जो है आग जलने के लिए, रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। व्याख्या में आप पहले सप्रसंग करना है, उसके बाद में व्याख्या करनी है, फिर आपको विशेष लिखने हैं। विशेष में आपको जो भी बात अच्छी लगी हो इसमें पाठ के अंदर, वो बात ही आपको विशेष में आपको 3 पॉइंट बनाने हैं, 3 सोपान बनाने हैं और आपको विशेष लिखना है, ठीक है। इसके बाद में हमारे अभी सिलेबस में जो है गद्य खंड में सूरदास, तुलसीदास, जो देव है उनके चैप्टर बाकी है, जो भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे। अगर उसमें आप लोगों को अगर ज़्यादा समस्या आ रही तो मैं बोर्ड के माध्यम से उनका कवियों का या जो लेखक है उनका परिचय और उनकी रचनाओं के नाम, उनकी उपलब्धियां, ये आपको मैं बोर्ड के माध्यम से समझा दूंगा। तो ये जो है ऋतुराज के द्वारा लिखी हुई कन्यादान आपको समझ में आई होगी, ऐसी मेरी आशा है, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लेना, और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आई तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे से चैट करके पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में ही करने हैं, बार बार यही बात कह रहा हूँ, कॉपी में करने हैं, जो बताए जा रहे हैं वो कॉपी में करने हैं। ये क्वेश्चन आंसर आप कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।